जय हिंद विद्यार्थियों। आज अर्थव्यवस्था के चौथे लेक्चर में हम जानेंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कौन कौन से ऐसे सूचकांक हैं जो ये बताते हैं कि यह अर्थव्यवस्था किस पायदान पर खड़ी है। अलग अलग पैरामीटर्स तय किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था कितनी विकसित है, कितनी खुशहाल है, कितनी बिजनेस के लिए अच्छी है। इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के सूचकांक बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का पहला सूचकांक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है HDI। HDI मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस इंडेक्स के आंकड़े जारी कौन करता है? तो वो जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में HDI के आंकड़े जारी करती है। तो UNDP द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार आज भारत 193 जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश हैं, यूनाइटेड नेशंस की कुल देशों की संख्या 193 है, उनमें से भारत आज 134वें पायदान पर है। तो निश्चित रूप से भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। इस इंडेक्स में जो आंकिक प्रणाली है वो 0 से 1 है, यानी मिनिमम अंक 0 है और मैक्सिमम 1 है। और ये किस आधार पर दिया जाता है? ये इन 3 आधारों पर दिया जाता है। 3 पैरामीटर, 3 आयाम है, डायमेंशंस हैं, ऐसे कह लीजिए आप। तो 3 इन आयामों के आधार पर पहला आयाम या पहला पैरामीटर है जीवन प्रत्याशा, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। किसी भी देश के नागरिकों की औसत आयु कितनी है? अगर हम बात करें आज पूरे विश्व की औसत आयु, विद्यार्थियों, पूरे विश्व की औसत आयु 72 साल है। लेकिन सबसे कम औसत आयु वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो है अफ्रीका। अफ्रीकन कंट्रीज में आज भी औसत आयु 52 से 55 साल के आसपास है। वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम है। लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाएं वो हैं, या दूसरे शब्दों में जिनकी जीवन प्रत्याशा अच्छी है। यूरोपियन कंट्रीज मैक्सिमम ऐसी हैं जिनकी जीवन प्रत्याशा अच्छी है। एशिया में अगर हम बात करें तो जापान, चाइना, कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये वो देश हैं जहां जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, लगभग 80 या इससे ज्यादा है जीवन प्रत्याशा। लेकिन अगर भारत की हम बात करें तो भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग 68 से 70 साल है। विद्यार्थियों, अगर पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 साल है तो महिलाओं की 70 साल है। महिलाओं की प्रायः 2-3 साल ज्यादा होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये 68 भारत का पुराना आंकड़ा है, हो सकता है अब नया आंकड़ा 69-70 हो गया हो, लेकिन लगभग 70 के आसपास ही भारत की जीवन प्रत्याशा है। तो ये जीवन प्रत्याशा ज्यादा होना या कम होना, इससे भी HDI के पॉइंट निर्धारित होते हैं। विद्यार्थियों, 3 पैरामीटर बताए गए हैं, इनमें से हर एक के लिए जो पॉइंट्स निर्धारित हैं वो 0.33 हैं। कुल मिला के HDI इंडेक्स में अधिकतम अंक 1 है और न्यूनतम अंक 0 है। और तीनों ही पैरामीटर्स को 1/3 रैंकिंग प्राप्त है। इसके लिए जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम अंक 0.33, इसी तरह शिक्षा, एजुकेशन, इसके लिए भी 0.33। एक अच्छी एजुकेशन 0.33 किस आधार पर दिए जाएंगे मार्क्स? सबसे पहले ये देखा जाएगा कि बच्चों की स्कूलिंग कितने साल की है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है, कितने साल बच्चे स्कूल गए। फिर दूसरा, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता ना, उसमें यह भी देखना है कि उनकी अटेंडेंस कितनी है या उनके औसत स्कूलिंग कितनी है, ये भी देखा जाएगा। तो इन सबको ध्यान में रखकर शिक्षा का स्तर तय होता है, उससे शिक्षा वाला पैरामीटर और इसके अंक डिसाइड होते हैं। इसके तीसरे स्थान पर आता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। टोटल देश की नेशनल इनकम में जनसंख्या का भाग देकर पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। इस पैरामीटर पर भारत बहुत पीछे है। भारत ने सबसे ज्यादा तरक्की इसमें की है जीवन प्रत्याशा में। एजुकेशन के मामले में भी भारत पिछड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़ा अगर कहीं है तो पर कैपिटा इनकम में है। जब हम पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएंगे तो यहीं से हमारे अंक सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों, भारत ने बहुत तरक्की की है। कैसे कह सकते हैं हमने भारत की बहुत तरक्की की है? वो इस तरीके से कि 1990 में HDI की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने HDI को सबसे पहले पेश किया था 1990 में। जब 1990 में हमने HDI निकाला तो हमारा HDI अंक हुआ करता था 0.005
0.43 ये हमारे एचडीआई अंक हुआ करते थे, लेकिन आज यही हमारे अंक 0.64 हो गए हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान को एचडीआई इंडेक्स पर कितनी रैंकिंग प्राप्त है? तो विद्यार्थियों, टोटल 193 देशों में से 193 देशों में से हमारी पोजीशन 134वीं है। 193 यूनाइटेड नेशंस के देश हैं, जिनमें से आज हमारी स्थिति 134वीं स्थान पर हम हैं। और हमको कितने पॉइंट मिले हैं टोटल 134वें स्थान को प्राप्त करने के लिए? 0.64 पॉइंट्स मिले हैं। ये है पैरामीटर जिससे पता पड़ता है कौन सा देश विकसित है और कौन सा अविकसित या अल्प विकसित या विकासशील। कैसे पता करेंगे? एचडीआई इंडेक्स में अगर किसी देश को 0.8 या इससे ज्यादा अंक मिल जाएं, ये सूचक है विकसित देश का, ये डेवलप्ड कंट्री का सूचक है। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं उनका एचडीआई इंडेक्स 0.8 या इससे ज्यादा होता है। ऐसे देश जो उच्च मध्यम कैटेगरी में आते हैं, विकासशील तो हैं लेकिन विकासशील की दो कैटेगरी हैं, यानी डेवलपिंग की दो कैटेगरी हैं, निम्न मध्यम, उच्च मध्यम, लो मीडियम और हाई मीडियम। तो अगर हम बात करें हाई मीडियम की तो वो 0.7 से लेकर 0.8 के बीच में होता है। अगर इस बीच में अंक मिले हैं तो आप उच्च मध्यम कैटेगरी में आओगे, लेकिन अगर 0.55 से लेकर 0.7 तक अगर आप आते हो तो आप कहलाओगे निम्न मध्यम में। तो भारत को कितने पॉइंट मिले? 0.64। इसलिए भारत निम्न मध्यम क्लास वाली इकोनॉमी कहलाती है। इसी आधार पर तय होना है। तो विद्यार्थियों, जब भी कभी हम कहेंगे आर्थिक विकास की, तो आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैरामीटर अगर कोई है तो वो एचडीआई है। इस आधार पर देखा जाता है कि आप आर्थिक रूप से कितने सक्षम हो। तो कभी भी बात आए कि देश हमारा आर्थिक रूप से कितना संपन्न है, तो आप ये उदाहरण दे सकते हो एचडीआई का। एचडीआई के आधार पर ही आपका विकास तय होता है। तो हमने देख लिया कि आज हमारी क्या रैंकिंग है एचडीआई में। विद्यार्थियों, तीनों पैरामीटर परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि एचडीआई के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं या कौन कौन सी उसकी डायमेंशंस होती हैं। 3 डायमेंशन होती हैं, इनसे एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। तो आप देखेंगे कि 1990 से 2000, ये 2022 का आंकड़ा है, 23 में पेश किया गया था। तो 1990 से 23 तक आते आते हमने कितना विकास किया? हमने अपनी एचडीआई अंक को 0.43 से बढ़ाकर 0.46 कर दिया। इतने सालों में हमने अपना मानव विकास सूचकांक को 1.5 गुना कर लिया है। निश्चित रूप से हमने विकास तो किया है। अर्थात पहले हम कहां थे? पहले हम निम्न आय वर्ग में थे, आज हम निम्न मध्यम आय वर्ग में आ गए। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे 0.7 तक पहुंचते पहुंचते, इसके बाद हम फिर कहलाएंगे उच्च मध्यम कैटेगरी में एचडीआई के हिसाब से। तो ये पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। अगला सूचकांक है विद्यार्थियों जीएमपीआई। जीएमपीआई अर्थात ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको कहेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, हिंदी में कहते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूचकांक है। पूरे विश्व में हम जानते हैं गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। गरीबों में भी एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले बहुत ज्यादा गरीब लोगों की संख्या विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस समय पूरे वर्ल्ड में लगभग 10% लोग, 9% लोग ऐसे हैं जो अति गरीब हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। इनकी संख्या लगभग 70 करोड़ है। आज पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है। उनमें से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं, लगभग 9% लोग ऐसे हैं जो अति गरीब हैं।
जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में वो लोग आते हैं जिन्हें 2 टाइम का भरपेट भोजन नहीं मिलता, या तो भूखे पेट सोते हैं या आधा अधूरा खाना खा के सो जाते हैं, वो भरपेट खाना उनको नसीब नहीं होता। ऐसे लोग अति गरीब की श्रेणी में आते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोगों की संख्या हिंदुस्तान में है। पूरे विश्व में 70 करोड़ लोग, जैसा मैंने बताया, 70 करोड़ लोग अति गरीब हैं। उनमें से 12 करोड़ लोग अकेले हिंदुस्तान में रहते हैं जिन्हें 2 टाइम का भोजन प्रॉपर प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि गरीबी सूचकांक में भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। विद्यार्थियों, अगर हम गरीबी सूचकांक की बात करें तो गरीबी सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? वर्तमान में हम 66वें पायदान पर हैं। 66वें पायदान पर हम आज काबिज हैं, जिसमें लगभग 109 देशों का अध्ययन किया गया। 109 देशों में भारत 66वें स्थान पर है। तो ये जो गरीबी का आंकड़ा है 109 देशों में ही क्यों निकाला गया? उसका कारण विद्यार्थियों ये है कि जो संपन्न देश हैं वहां तो गरीबी 0% है, या जीरो है ही नहीं, एक भी गरीब नहीं है वहां। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां एक भी गरीब नहीं है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज। वहां पर तो गरीबी नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहां कोई भूखा नहीं सोता। इसीलिए सबसे ज्यादा गरीब कौन है, ये प्रायः सबसे ज्यादा गरीबी की स्थिति किसकी है ये तो निकाला जाता है, लेकिन सबसे कम गरीब देश कौन सा है ये निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहां 0% गरीबी है। तो सबसे ज्यादा गरीब कौन? तो वो है अफ्रीकन कंट्रीज में चाड, सोमालिया। ये वो देश हैं जो सबसे ज्यादा गरीब हैं। ऐसे ही अगर एचडीआई इंडेक्स की जब बात हुई थी विद्यार्थियों, तो सर्वाधिक एचडीआई इंडेक्स किसका है? स्विट्जरलैंड का। और सबसे कम किसका है? वही सोमालिया। सबसे कम एचडीआई में, एचडीआई इंडेक्स सबसे कम, सबसे निचले पायदान पर सोमालिया आता है। सोमालिया, इथियोपिया, चाड, ये सब देश अफ्रीकन कंट्रीज यही हर इंडेक्स में पिछड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार जब जीएमपीआई इंडेक्स की बात होगी तो उसमें भी यही देश पीछे हैं। उनमें सबसे पिछड़ा देश, सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं है तो वो चाड में है। चाड भी एक वहीं का देश है, अफ्रीकन कंट्रीज में है। अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा जीएमपीआई किस देश का है, तो विद्यार्थियों इस मामले में बाजी किसने मारी? इसमें सबसे आगे हैं वही यूरोपियन कंट्रीज, वही सबसे आगे हैं और उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो अब आइए हम कहें कि जीएमपीआई के मामले में भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ये कैसे निकाला जाता है? इसके भी 3 पैरामीटर हैं विद्यार्थियों। पहला पैरामीटर सबसे पहले है शिक्षा, सबसे पहले स्वास्थ्य, दूसरे नंबर पर शिक्षा, और तीसरे नंबर पर आता है सबसे महत्वपूर्ण जीवन निर्वाह स्तर। जीवन निर्वाह स्तर, ये 3 मुख्य आयाम हैं जिनके आधार पर जीएमपीआई डिसाइड होती है। स्वास्थ्य के अंतर्गत 2 पैरामीटर हैं। एक है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, और दूसरा पैरामीटर है पोषाहार, न्यूट्रिशन। शिक्षा के भी 2 पैरामीटर हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल के वर्ष, स्कूलिंग वर्ष है ना, स्कूलिंग वर्ष, और दूसरा है अटेंडेंस। अटेंडेंस विद्यार्थियों, एनरोलमेंट कि कितने बच्चे कितने साल में कितने दिन अब्सेंट रहे, कितने दिन प्रेजेंट रहे, इस आधार पर। और तीसरा है जीवन निर्वाह स्तर। जीवन निर्वाह स्तर, इसके अंतर्गत 6 पैरामीटर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। जीवन निर्वाह स्तर मतलब होता है लाइफ का स्टैंडर्ड कैसा है, जो लाइफ स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड है आपका, उसका लेवल क्या है, किस स्तर पे हो आप।
तो वो 6 पैरामीटर इसके हैं। उसमें से सबसे पहले आवास, रहने के लिए घर चाहिए, घर में कुछ संपत्ति चाहिए, संपत्ति के अंतर्गत घर में जो भी डेली यूज की चीजें हैं, जो भी लग्जूरियस सामान है, चाहे टेलीविजन हो, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, ये सब संपत्ति में जाते हैं। और कार है, मोटरसाइकिल है, ये सब आवास के साथ संपत्ति हो गई। अब इसके साथ क्या चाहिए? अब चाहिए आपको बिजली। बिना बिजली के घर में कुछ नहीं होता। बिजली के साथ आपको चाहिए ईंधन, क्योंकि घर बहुत अच्छा है लेकिन आप कंडे जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, तो वो आपका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं कहलाएगा। बिजली है नहीं तो मतलब क्या है फिर ऐसे स्टैंडर्ड का? इसके बाद अगला है जल आपूर्ति। घर में पानी आ रहा है कि कुएं से भरने जा रहे हो, स्टैंडर्ड। और सबसे महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड है शौचालय, सैनिटाइजेशन। घर बहुत अच्छा है, जमींदार हो, लेकिन लोग लोटा लेके बाहर निकल रहे हैं, तो वो भी अच्छी स्थिति नहीं है ना। इसलिए इन 6 पैरामीटर से आपका लिविंग स्टैंडर्ड पता चलता है। आपका लिविंग स्टैंडर्ड इन्हीं 6 चीजों पर निर्भर करता है। इन सब के लिए जैसे एचडीआई में 1/3 1/3 इंडेक्स था, ऐसे ही इनको भी 1/3 1/3 1/3 वेटेज दिया गया। इस आधार पर पॉइंट्स निर्धारित होते हैं, तब जाके जीएमपीआई का आंकड़ा बनता है। तो अब आप समझ जाइए हिंदुस्तान में स्थितियां कैसी हैं। तो निश्चित रूप से न हमारी स्वास्थ्य स्थितियां बहुत अच्छी हैं, न शिक्षा अच्छी है, न जीवन निर्वाह स्तर हमारा अच्छा है। क्योंकि हमारे घर में लगभग आमतौर पर आम जन के यहाँ आप देखेंगे घर में तो आवास भी उतने अच्छे नहीं है, संपत्ति में भी कमियां हैं, बिजली सबको ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाती है। गांव देहात में आज भी कई बार कटौती होती है और घंटों कटौती होती है, सबको बिजली उपलब्ध नहीं है। ईंधन क्या सबके पास है? गैस सबके पास नहीं है विद्यार्थियों। ग्रामीण स्तर पर अभी भी लोग लकड़ी और कंडों का प्रयोग करते हैं। जलापूर्ति, हर घर नल योजना प्रधानमंत्री योजना के तहत है, लेकिन अभी भी कई घरों में नल नहीं है, पानी नहीं आता। शौचालय बहुत ज्यादा मात्रा में पिछले 8-10 साल में बहुत काम किया गया इस पर। भारत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय घर घर में बनाए गए, आज करोड़ों शौचालय बना दिए गए। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसी कमियां हैं विद्यार्थियों, जब तक व्यक्ति खुद नहीं सुधारेगा सरकार कुछ नहीं कर सकती। लोगों ने सरकार से पैसे तो ले लिए, शौचालय दिखा भी दिया टेम्पररी, 2 दीवार खड़ी करके, और आपस में साठगांठ करके वो पैसा पूरा खत्म हो गया, लेकिन शौचालय आज भी नहीं है, वहां लोग अभी भी लोटा लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां होंगी तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं है। आप खुद नहीं चाहते कि अपने जीवन का स्टैंडर्ड आप बढ़ाएं। अब कितनी शर्म की बात है कि आपके घर में बहू बेटियां बाहर जाती हैं, तब आपको शर्म नहीं आती, लेकिन वैसे घूंघट पर्दा इतना इतना होगा, लेकिन सोच के लिए वो बाहर जा रही हैं। तो ये निश्चित रूप से ये सिर्फ परिवार या समाज पर कलंक नहीं है, पूरे देश पर कलंक है। तो सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं शौचालय बनाने के। अब जगह जगह सुलभ शौचालय बना दिए गए ताकि लोग बाहर ना बैठें कहीं भी। तो स्थितियां इतनी अच्छी कर दी हैं ताकि किसी भी तरह से देश का विकास होना चाहिए। यही कारण है कि भारत ने धीरे धीरे ही सही तरक्की तो की है, भले ही अभी भी हम इस मामले में 66वें पायदान पर हैं 109 देशों में, लेकिन हम आशा करते हैं आने वाले समय में हम काफी आगे निकलेंगे। अब बात आती है जीएमपीआई के आंकड़े कौन जारी करता है? विद्यार्थियों 2 संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं, एक यूएनडीपी, वही जो एचडीआई के आंकड़े जारी करती है, यूएनडीपी प्लस एक और है, वो है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है लंदन में, उसी यूनिवर्सिटी की एक इकाई है ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल। ये है संस्था। इस संस्था का पूरा नाम इंग्लिश में कहेंगे तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इस तरह से ये 2 संस्थाएं मिलकर, यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, ये 2 संस्थाएं मिलकर
जीएमपीआई के आंकड़े जारी करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा ये जारी करती हैं। ये दोनों संस्थाओं की स्टडी रहती है वर्ल्ड लेवल पर, और इन्हीं के द्वारा पता चलता है कि इस समय पूरे विश्व में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं या एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको जीएमपीआई भी समझ में आया होगा। इसके बाद एक तीसरा इंडेक्स पर हम आते हैं। तीसरा इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है विद्यार्थियों। वो इंडेक्स है आप लोगों ने लिखा है, क्या बताया था? नहीं, अगला इंडेक्स NHI। ओके, NHI नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल GNHI ग्लोबल नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, अर्थात वैश्विक राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक। इसे कहते हैं वैश्विक राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक। पूरे विश्व में अभी हमने जितने सूचकांक देखे, क्या ये सूचकांक किसी भी देश के विकसित होने के लिए पर्याप्त हैं, या दूसरे शब्दों में क्या इसी से किसी भी मानव का पूर्ण विकास हो जाता है? विद्यार्थियों, 1972 में भूटान के राजा जिग्मे सिग्मे वांगचुक, जो भूटान के राजा हुआ करते थे 1972 में, उन्होंने ये बोला कि पैसा होने से इंसान खुश नहीं होता। अगर हमें वास्तव में कोई इंडेक्स निकालना है तो हमें खुशहाली इंडेक्स निकालना चाहिए कि किसी भी देश के लोग कितने खुश हैं। किसी देश के पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी उसके यहाँ के लोग दुखी हैं, क्योंकि पैसा अकेला लोगों को सुख नहीं दे सकता। इसके लिए बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जिनसे लोगों का स्वास्थ्य और सुदृढ़ होता है और लोग ज्यादा अच्छी स्थिति में रहते हैं। तो खुशहाली इंडेक्स के नाम से एक इंडेक्स ये बनाया गया, और इस इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत ही पुअर है। आज भारत खुशहाली इंडेक्स में बहुत नीचे पायदान पर है। आज हम 126वें स्थान पर हैं। कितने में से? केवल 137 देशों में। 137 देशों में भारत 126वें स्थान पर आता है खुशहाली के मामले में। तो क्या हम वास्तव में खुशहाल हुए हैं? इससे समझ में आता है हमारी स्थिति बहुत ही पुअर है। अब ये खुशहाली कैसे चेक की जाती है? इसके लिए चाहिए सुशासन। हमारा शासन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी गुड गवर्नेंस। सुशासन अच्छा हो, पहली बात। दूसरी बात, पर्यावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा पर्यावरण का पूर्णतः संरक्षण होना चाहिए। अगर संरक्षित पर्यावरण है तो हरा भरा देश, कोई प्रदूषण नहीं, प्रदूषण रहित व्यवस्थाएं अगर हैं तो आपके लोग ज्यादा खुश होंगे। तरक्की बहुत की लेकिन पर्यावरण गंदा कर दिया, नतीजा 17 बीमारियां घिर रही हैं। पैसा तो है, हम उस पैसे को केवल बीमारियों पर खर्च किए जा रहे हैं, तो हम खुश कहां हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हम उन्नत हो गए? उन्नत होने के लिए जरूरी है सुशासन हो, शासक अच्छे हों। ऐसा नहीं अधिकारी वर्ग केवल चाटने में लगे हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे हैं, लोगों को चूस रहे हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं, तो ऐसा शासन किस काम का? इसलिए गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है। एक ग्रीन
एनवायरनमेंट की आवश्यकता है, पर्यावरण, हरा भरा पर्यावरण, जो देश में लोगों को हर दृष्टि से खुशहाल रख सके, ऐसा माहौल हो बाहर। अच्छा पर्यावरण देखकर ही इंसान अंतर्मन से खुश हो जाता है। इसके साथ ही लोगों के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल हो, यानी सामाजिक विश्वास बहुत जरूरी है। अगर लोगों में सामाजिक विश्वास नहीं है तो हम कहेंगे कि वो देश में लोग कैसे खुश हो सकते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाएं, बेटा बाहर किसी पे भरोसा मत करना, इसका मतलब देश की स्थितियां अच्छी नहीं है, आप में आपस में ही भाईचारा नहीं है, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, तो आप खुश कैसे रह सकते हो। तो ये भी एक बात है। और चौथा पैरामीटर है आध्यात्मिक मूल्य। ऐसा देश जहां के लोगों में आध्यात्मिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक विश्वास है, यानी वो कुछ भी करने से पहले इस बात पर चिंतन मंथन करते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया तो ईश्वर उसका हमें कहीं ना कहीं दंड देगा। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आप गलत नहीं करोगे। तो जिग्मे सिग्मे वांगचुक ने जब ये परिभाषा दी थी हैप्पीनेस इंडेक्स की, तब उन्होंने ये बताया था कि ऐसे लोग जो बुद्ध के निर्देशों में, सिद्धांतों का पालन करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं, ऐसे लोग कभी भटक नहीं सकते। क्योंकि वो बौद्ध देश है पूरा भूटान, इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध की बात की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध के सिद्धांत ही सर्वोपरि हैं। बाकी अन्य धर्म या मतों के लोगों ने, उनके भी जो महान संत होंगे, उन्होंने जो बताया आप उनका पालन करें। तो उससे भी ये पता चलता है कि अगर आप धार्मिक विश्वास आपके मन में है, आध्यात्मिकता है, तो आप गलती नहीं करोगे और आप दूसरे को दुखी भी नहीं करोगे। और जब दूसरे को दुखी नहीं करोगे तो सभी सुखी होंगे। भौतिकवाद क्या सिखाता है? भौतिकवाद ये सिखाता है कि हम अपने आप को खुश करने के लिए दूसरे की हत्या भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे को चूस लें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, दूसरे के सुख समृद्धि को छीन लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा देश खुशहाल नहीं होगा। और जब खुशहाली नहीं है तो आपका हर विकास बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों, GNHI वैश्विक राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज लगातार इसी सूचकांक की बात हो रही है। अब कोई भी देश अपना विकास करते समय इस बात का ध्यान रख रहा है कि ऐसा ना हो हमसे खुशहाली छिन जाए। तो खुशहाली के जो पैरामीटर बनाए गए हैं, इनका पालन होना बहुत जरूरी है। इसी आधार पर इस इंडेक्स में जो भी पैरामीटर तय हैं, ये 4 हैं, इन आधारों पर ही अंक दिए जाते हैं और निकाला जाता है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है। तो भारत में खुशहाली बहुत कम है क्योंकि हम बहुत पिछड़े हुए पायदान पर हैं। अगर आज हम बात करें खुशहाली के मामले में तो फिनलैंड नंबर 1 पर है, वहां पर सबसे ज्यादा खुशहाली है। फिनलैंड नंबर 1 खुशहाली में, और सबसे नीचे खुशहाली में वही अफ्रीकन कंट्रीज। कई अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जहां मार धाड़ आज भी बहुत ज्यादा है, अराजकता का माहौल है, कोई वहां कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी गंभीर है। तो वहां पर संयुक्त राष्ट्र अपने यहाँ से बहुत सारे सैनिकों को भेजता है। यूनाइटेड जो नेशंस के मिशन है वो जाते हैं और वहाँ शांति बहाल कराने की कोशिश करते हैं, वहाँ के लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। वहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं बिल्कुल। तो ऐसे देशों में कहाँ खुशहाली रह सकती है। लेकिन भारत को बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है उनसे, भारत भी उनके आसपास है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, भारत में लोगों में आपस में कॉन्फिडेंस की कमी है, सुशासन भी नहीं है भारत में। हर कर्मचारी अधिकारी ज्यादातर सभी के अंदर एक ही भाव है कि हम कैसे एक भी फाइल बढ़ाने से पहले पैसा कैसे लूटें सामने वाले से। यहाँ जितने भी विकास कार्य होते हैं, सब में बिना कमीशन के कोई विकास कार्य नहीं होता। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में एक भी विकास कार्य बिना कमीशन के होता होगा। कमीशन का चैनल इतना लंबा है ऊपर से लेकर नीचे तक कि पैसा खिलाते खिलाते आधा पैसा भी नहीं रहता विकास के लिए। ज्यादातर पैसा अधिकारी और नेताओं की जेब में चला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं, पर्यावरण की स्थितियां भी अच्छी नहीं है। बड़े बड़े शहरों में पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा है, वाहन बहुत हैं, जब वाहन चलेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होना स्वाभाविक है। सामाजिक विश्वास की कमी है ही, और आध्यात्मिक मूल्य दिनों दिन गिरते चले जा रहे हैं। यद्यपि भारत आध्यात्मिक मूल्यों का पुरोधा था, भारत के पास वो चीजें थी जो किसी के पास नहीं थी, लेकिन दिनों दिन हमारे आध्यात्मिक मूल्य गिर रहे हैं और हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की चोरी चकारी वाली स्थितियां,
मारधाड़, लूटपाट, आप बलात्कार के केसेस दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी व्यभिचार लगातार बढ़ रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि आध्यात्मिक मूल्यों में कमी आई है। तो विद्यार्थियों, ये एक तीसरा इंडेक्स था। चौथा इंडेक्स आइए, बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है बिजनेस से संबंधित, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात किसी भी देश में बिजनेस करने की स्थितियां कितनी अच्छी हैं, इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस कितने आराम से किया जा सकता है। तो जो देश विदेशियों को या विदेशी उद्योगपतियों को बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल पैदा करता है, वहां पर ज्यादातर विदेशी अपना पैसा लेकर आते हैं। यानी एफडीआई ज्यादा अच्छा आपके यहाँ तभी आएगा जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति अच्छी होगी। विद्यार्थियों, मैं यहाँ एक बात बता देता हूं आपको कि 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हम 140 से ऊपर 142वें पायदान पर हुआ करते थे 2014 में। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि आज हम 63वें स्थान पर हैं। आज हिंदुस्तान 63वें स्थान पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, और ये रैंक हमारी बहुत अच्छी रैंक है। लगभग 125 देशों में हम 63वें स्थान पर हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। तो ये जो 63वां जो पायदान हमको प्राप्त हुआ है, ये पायदान हम कहां से उतरे हैं? 142वें पायदान से उतरकर और हम 63वें स्थान पर आए। इसका मतलब हमारी स्थिति पहले से कहीं अच्छी हुई है। ये विद्यार्थियों बहुत जरूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे देखा जाता है? जब कोई विदेशी आपके यहाँ आता है तो कौन कौन से पैरामीटर चेक करेगा? वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि उसको आसानी से जमीन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। ऐसा ना हो जमीन प्राप्त करने में उसे 17 रोड़े आए, उसके यहाँ उसके ग्रीन ट्रिब्यूनल से परमिट लेना पड़े, विभिन्न वन विभाग से परमिशन लेनी पड़े, तो 17 विभागों से परमिशन लेने के चक्कर में पागल हो जाएगा। तो आपके यहाँ आएगा ही क्यों? तो जब आपके यहाँ जमीन आसानी से उपलब्ध हो जाए बिजनेसमैन को, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से उपलब्ध हो, वहां आवागमन के साधन हों जहां वो इंडस्ट्री लगाए, इसके साथ ही उसके साथ जितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उन पर अमल भी होना चाहिए। अगर बाय द वे कोई कंपनी दिवालिया हो जाए तो उसके दिवालियापन का जो दिवालिया होने का जो मामला है उसका सेटलमेंट बहुत अच्छे स्तर पर होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा समय समय पर उसको ऐसे ऐसे प्रलोभन भी मिलना चाहिए या ऐसे सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे उसका इंडस्ट्री में काम करना आसान हो जाए। तो ऐसी चीजें जितनी ज्यादा आपके यहाँ सहूलियत वाली होंगी, विदेशी उतना ही ज्यादा आपके यहाँ आने की कोशिश करेंगे और एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विद्यार्थियों, मैं यहाँ आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान इस स्थिति में आ चुका है कि हमारे यहाँ हर साल 70 अरब डॉलर से ज्यादा एफडीआई आता है। 70 अरब डॉलर ये बहुत होता है। आजादी से लेके आज तक का कुल एफडीआई भारत में लगभग 500 अरब डॉलर है। आजादी से अब तक 500 अरब डॉलर है, और अब ऐसी स्थिति में आ गए कि हर साल 70 अरब डॉलर आ रहा है। तो हमने बहुत तरक्की की है विद्यार्थियों। ये तरक्की सिर्फ इसी आधार पर है, लगातार हमारे जो शीर्ष नेता हैं, हमारी जो सरकार है, उनकी नीतियां कहीं ना कहीं ऐसी रही हैं कि विदेशियों को, व्यापारियों को लुभाने का काम कर रही हैं। हमारे अगर हम विदेशी मामलों की बात करें तो फॉरेन जो अफेयर्स हैं हमारे, वो भी बहुत अच्छे हैं। विदेशी नीतियां हमारी बहुत अच्छी हैं। इसका परिणाम हुआ कि हम 142वें पायदान से उतरकर 63वें पायदान पर पहुंच गए हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार कोई भी देश इस चीज को पहल करता है और अपने दिमाग में रखता है कि आपके देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थितियां कैसी हैं। विद्यार्थियों, ये आंकड़े भी जारी करने का काम कौन कर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ये आंकड़ा जारी करती है। तो वर्ल्ड बैंक की नजर में अगर आपके देश में स्थितियां अनुकूल हैं तो विदेशी आपके यहाँ पैसा लगाएंगे, अन्यथा कोई पैसा नहीं लगाएगा। इस तरह से विद्यार्थियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में हमने जाना। तो हमने 4 इंडेक्स जाने। ये 4 इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इंडेक्स पढ़े जाते हैं, हर साल हर महीने किसी न किसी इंडेक्स के आंकड़े आते रहते हैं। तो आप परीक्षा में कोई भी इंडेक्स पूछा जा सकता है, लेकिन ये 4 इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर इन पर प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये 4 इंडेक्स बताए हैं। बाकी समय समय पर आपकी जो करंट अफेयर्स की किताब में, जो भी मैगजीन में आपको इंडेक्स मिले, उन पर भी आप नजर रखिएगा। लेकिन इन 4 इंडेक्स पर ज्यादा नजर रखना, जिससे क्या होगा कि कभी भी आपको
कोई भी पूछा जाए अगर सवाल तो आप आसानी से उनके जवाब दे सकेंगे। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको समझ में आए होंगे चारों इंडेक्स। इन इंडेक्स को पढ़ने के बाद आप काफी हद तक अब प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। जब थ्योरेटिकल आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एमपीपीएससी या यूपीएससी में, तो इनसे आप ये तय कर सकेंगे कि विकासशील और विकसित देश में क्या अंतर है, आखिर इन अंतरों को डिसाइड कौन करता है। तो ये सब पैरामीटर्स मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि आप विकसित हुए हैं अथवा नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, अगला लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा इकोनॉमी को लेकर, इकोनॉमी के क्षेत्रों को लेकर, यानी फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के, और इकोनॉमी को संचालित करने में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में उनका क्या योगदान है। जय हिंद।